नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद कुमार यादव आपके बीच हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक पर्याय बन चुका है। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड यानी रीट परीक्षा, पटवार, ग्राम सेवक, साथ ही तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। उसके लिए ये टॉपिक, ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां आपके लिए, जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये पंक्तियां आपको ऊर्जावान बनाएगी, ऐसा ये मेरा विश्वास है। चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने आगे के उस टॉपिक की तरफ जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है, प्रश्न की प्रकृति क्या होगी, किस प्रकार का प्रश्न परीक्षा के अंदर आपसे किया जाएगा, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। मैं प्रत्येक अध्याय को सुनने से लेकर उसका जो व्यापक रूप है उसका विश्लेषण आपको करवाऊंगा। अब मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सारी चीज़ आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से। इन ग्रामर के जो मैंने अभी बताया, ये टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही, ये तो है ही, और इसके अलावा इनके इस वीडियो के आगे वाले जो वीडियो है उनमें कक्षा 10 और 12 की जो विषय वस्तु है उसको लेकर भी होंगे। उसमें कई बार है वो व्याकरण का टॉपिक होगा, तो कई बार पाठ्य पुस्तक से, चाहे वो गद्य भाग का प्रश्न, गद्य भाग का अध्याय है या पद्य भाग का अध्याय है, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न है। सारी चीज़ों का अध्ययन हम अपने इस चैनल पर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, और हमारा जो अध्याय है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार। देखिए, जब आप व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो आपके दिमाग में ये प्रश्न कई बार आया है। और व्याकरण के अंगों की हम बात करते हैं तो व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं मुख्य: वर्ण विचार, शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार के अंदर जितने भी प्रकार के शब्द हैं, वो चाहे पर्यायवाची शब्द हो, चाहे विलोम शब्द हो, एकार्थी शब्द हो, अनेकार्थी शब्द हो, इसी के साथ जितने भी शब्दों का जो रूप है उसमें हम अध्ययन करते हैं। और वाक्य के अंतर्गत हम संपूर्ण वाक्य वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसकी प्रकृति क्या है, वो अध्ययन करते हैं। तो चलिए इन 3 अंगों में से आज जो पहला अंग है वर्ण विचार, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार हमारे अध्याय का नाम है, तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि वर्ण विचार क्या है। तो
देखो वर्ण विचार, सबसे पहले विचार की हम बात कर रहे हैं तो वर्णों का शुद्ध उच्चारण, उनका लेखन एवं उनका वाक्य में प्रयोग, 3 चीज़ है। शुद्ध रूप से उच्चारण करना, उनका लेखन और उसके बाद में वाक्य में प्रयोग। ये चीज़ इस विचार के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी। यानी वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? इनका उच्चारण, इनका लेखन और इनका प्रयोग। ये तो थी वर्ण विचार से संबंधित परिभाषा। अब हम अपने टॉपिक को विधिवत इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा, वर्ण किसे कहते हैं? देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई और वो कौन सी है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि का लिखित रूप है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई और वो कौन सी? ध्वनि। इसका लिखित रूप, लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मौखिक इकाई। और वो मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप, यानी जैसे हम एक तो बोले, क्या हमने बोला? कै, हमने बोला च, ये यहाँ तक ध्वनि है। लेकिन जब इसका लिखित रूप हम, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि का लिखित रूप ही, यहाँ लिखित शब्द 2 बार लिखा जा चुका है, लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। एक चीज। इसके बाद दूसरी देखिए, वर्ण क्या है? वर्ण अपने आप में अखंड ध्वनि है। अखंड ध्वनि का मतलब इसका यानी लिखने के बाद में आगे है वो खंड नहीं किया जा सकता। खंड का मतलब आगे टुकड़ा नहीं हो सकता, अर्थात आगे विभाजन किया जाना असंभव है। इस प्रकार से इसका टुकड़ा होगा और उस टुकड़े से वो अपने आप में टुकड़ा है, आगे उसका खंडन नहीं किया जा सकता, यानी आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे, मैंने लिखा कै हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, पै हलंत। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, ई, उ, रे। ये सारे के सारे वर्ण हैं। और इस प्रकार से परिभाषा के रूप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। कै को हलंत किया है, च को हलंत किया है, ट को हलंत, तैग, ये सारे के सारे हलंत के रूप में है। हाँ, स्वर अपने आप में ये स्वतंत्र ध्वनि है, स्वतः उच्चरित है, इसलिए इसको पूरे रूप में लिखा गया है, क्योंकि व्यंजन के अंतर्गत ही समावेश होता है इसका। कै, इसको हलंत किया है। कै को हलंत करने का मतलब ये कै है, इसको हलंत करने का मतलब इससे कुछ न कुछ निकला है, और वो क्या निकला है? स्वर निकला है। इसी प्रकार से जैसे च है, ये च, और इस च को भी हलंत किया, इसका मतलब इससे ये निकला है। अब ये जो कंडीशन है यहाँ पर, ये इसका ये अखंड रूप है। अखंड रूप का मतलब ये आधा है, आधा है, तो इसका मतलब इसका आगे अपने आप में खंड नहीं हो सकता, तो ये वर्ण है। इसके अलावा हमने साथ ही चर्चा की है कि भाषा की कुछ इकाइयों के बारे में भी हमने चर्चा की है।
जैसे वर्ण के अंतर्गत हमने पढ़ा कि मौखिक इकाई ध्वनि का लिखित रूप है। इसका मतलब कुछ इकाइयों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भाषा की कई बार प्रश्न कर लिया जाता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, और वो कौन सी है? ध्वनि। एक बात। नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, और आंसर होगा वर्ण। इसके अलावा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, आंसर होगा शब्द। और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वो कौन सी होगी? वाक्य। ये कुछ इकाइयों के बारे में हमने अलग से अध्ययन किया, और इनके अंतर्गत ही वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, और उस ध्वनि को जब हम लिख देंगे, उसको व्यक्त कर देंगे, उसका जो लेख कर देंगे, तो वो अपने आप में वर्ण माना जाएगा। दूसरे रूप में हमने समझ लिया है कि अपने आप में अखंड है, इसका मतलब इसका आगे विभाजन किया जाना है संभव है, विभाजन नहीं हो सकता, और वो भी हमने समझ लिया हलंत के रूप में। तो ये चीज़ है। इसके बाद में इसके साथ ही एक चीज़ और हम समझते हैं, और वो ये है अक्सर। कई बार ये हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि वर्ण या अक्षर एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों अलग है। आज इस क्लास में हम इसका अच्छी तरह से इसको भी समझ पाएंगे। अक्षर, कोई भी ध्वनि उसका हम उच्चारण कर रहे हैं, किसी भी ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, और उसका उच्चारण हमारे श्वास के एक ही झटके के साथ हो। ध्वनि का उच्चारण श्वास के एक ही झटके के साथ हो तो वो अपने आप में क्या है? वो अक्षर है। ध्वनि का उच्चारण श्वास के एक ही झटके के साथ हो जाए, इसका मतलब उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार से हमारी श्वास के अंदर है वो स्वराघात, या फिर हम समझ सकते हैं इसको बलाघात नहीं होता है। स्वराघात या बलाघात का मतलब उच्चारण के समय किसी भी प्रकार से कोई उतार, कोई चढ़ाव, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, तो इसका मतलब वो अपने आप में क्या है? वो अक्षर है। और इसको हम समझ सकते हैं, जैसे ये मैंने कह लिया है, वर्ण के अंदर कह लिया था तो उसको हलंत किया था, क्योंकि वो अखंड था, आगे उसका विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर इसका विभाजन हो सकता है। इसके अलावा च, ट, त, प, साथ ही जिस प्रकार से वर्ण के अंतर्गत स्वरों को सम्मिलित किया था, अक्षर के अंतर्गत भी हम इनको सम्मिलित कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, और प्रश्न आना भी चाहिए कि सर आपने इनको वर्ण के अंतर्गत भी सम्मिलित किया था और इसको अक्षर के अंतर्गत भी सम्मिलित किया है, तो अब दोनों में अंतर करना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये कि हम स्वरों को वर्ण मानेंगे या फिर अक्षर मानेंगे। तो ये नोट करने योग्य बात है कि स्वर
वर्ण होगा या अक्षर होगा। तो देखिए, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर तो सभी स्वर ध्वनियां, जितनी भी स्वर ध्वनियां हैं, सभी स्वर ध्वनियां वर्ण कहलाती है एवं उच्चारण के आधार पर सभी स्वर ध्वनि, सभी स्वर ध्वनियां अक्षर कहलाती है। यानी जब तक उनका हम क्या कर रहे हैं, लेखन के आधार पर सभी स्वर ध्वनियां क्या कहलाएगी, वर्ण। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, ये क्या लिख दिया इस रूप से, लेखन जहाँ हो रहा है ना, जैसे उसमें अंतर अक्षर के अंतर्गत हमने समझा था स्वराघात, बलाघात। इसका मतलब ये जो शब्द है ये कै, इसके अलावा ये च, इनको हमने अक्षर माना था। साथ ही वो चीज़ उस समय बताना भूल गया था। जैसे ये हमने शब्द लिखा आम, काम, राम, इनमें इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई स्वराघात, बलाघात नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, श्वास के झटके से इनका उच्चारण हो रहा है, इसलिए इनको भी है वो अक्षर ही माना जाएगा। चलिए अब ये चीज़ देखिए, लेखन के आधार पर सभी स्वर ध्वनियाँ क्या कहलाएगी, वर्ण। और सिर्फ उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण के आधार पर सभी स्वर ध्वनियाँ क्या कहलाएगी, अक्षर कहलाएगी। वर्ण और अक्षर में अंतर हम अच्छे तरह से समझ चुके हैं, दोनों की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और इसके बाद चलो आगे, कोई भी व्यंजन वर्ण है, अगर उस व्यंजन वर्ण को हलंत कर देंगे, जैसे क है इसको हलंत कर दिया, च इसको हलंत कर दिया, ट इसको हलंत कर दिया, तो ये अपने आप में क्या माने जाएंगे, वर्ण माने जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, अब वर्ण की परिभाषा के बाद में वर्णों की संख्या, ये प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। वर्णों की संख्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या, तो आंसर होगा 44। और उसमें 44 में आपके स्वर हैं वो 11 हैं और व्यंजन कितने हैं, वो 33 है। इस प्रकार से ये 11 और 33 जुड़ करके ये 44 हुए, ये मूल वर्णों की संख्या है। लेकिन आपसे प्रश्न दूसरा इस रूप में कर लिया जाए, जो और वही प्रश्न एग्जाम में आपसे किया जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, और वो ये है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण, और तब आपका आंसर होना चाहिए 52। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 52 वर्ण माने जाते हैं टोटल। और ये 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं सबसे। तो देखिए, सबसे पहले व्यंजन जान रहे हैं, कै, ख, ग, घ और ये ग, कै, ख, ग, घ, ग। फिर ये एक वर्ग हो गया और ये हो गया कै वर्ग। फिर देखिए, च, छ, ज, झ, ये एक वर्ग हो गया, ये आपका हो गया च वर्ग। इसके बाद ट, ठ, ड, फिर ढ, ये ण, ये आपका ट वर्ग हो गया। फिर त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग हो गया। फिर प, फ,
बै, भै, मैं, ये पै वर्ग हुआ, फिर ये रे, ले, वे, फिर ये वर्ग नहीं है अपने आप में, फिर इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ये से है, ये भी वर्ग नहीं है। फिर इसके बाद में क्षय, त्रय, गे और श्रेय। अब देखिए इसके अलावा और एक बार लिख लेते हैं, ये व्यंजन के अंतर्गत हो गए। फिर स्वर, ये आपका ए, आ, ई, ऊ, ये री, ए, ऐ, ओ, ये औ। अब देखिए इनके अलावा यहाँ एक बार फिर से देखिए, कै, खे, गे, घे, गे। कई बार हम इनका छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि इसका उच्चारण किस रूप में करें। तो आज इसको भी हम समझ लेते हैं। ये कै, खे, गे, घे, गे है, ये अपने आप में अड़ा नहीं है। छोटी क्लास में आपको समझाने के लिए इस रूप में बताया गया है। ज़्यादा विस्तृत जानकारी प्राय नहीं देते हैं क्योंकि बच्चे के समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको आज भी अड़े ही पढ़ाते हैं और अड़े का उच्चारण करवाते हैं, क्योंकि वो उस रूप में बच्चा समझ नहीं पाता है, गहन जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए उसको अड़े ही बताया जाता है। लेकिन ये देखिए नुक्ता है वो नीचे न होकर के यहाँ बीच में लगा हुआ है। जब नीचे लग जाता है तो वो अड़े की ध्वनि होगी, लेकिन वो यहाँ नहीं होगा। आप कहेंगे कि फिर अड़े कहाँ होता है, उसका स्थान अलग जगह है। यहाँ पर तो वो अंगई है, अंगे, और इसको हम समझ सकते हैं। आपने व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ा होगा शब्द वाक और धन में, और ये कै को हलंत है, इसलिए आपने पढ़ा होगा कै च ट त प के बाद में अगर पंचम आता है तो ये वाला है वो अपने के पांचवें में बदल जाता है, और इस रूप में इसका पांचवा है वो आपने बनाया है ये गे, और शब्द बना है वांगमय। वांगमय शब्द बनाया। तो इस प्रकार से ये चीज़ यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। फिर देखिए ये च, छ, झ, ये चैवर हो गया। फिर टे, ठे, ये डे, इस डे का विकसित रूप होता है ढे, और इसमें देखिए नुक्ता वो नीचे लगेगा, ढे यहाँ पर नीचे लगेगा। और इसके अलावा ये जो ढे है इसके भी यहाँ पर नीचे लगेगा। टे वर्ग में ये किसी के भी है वो नीचे नहीं आता है, और ये कै वर्ग है उसके अंतर्गत ये नीचे न होकर के बीच में होता है। और टे, ठे, डे इसका विकसित रूप ढे, और ये ढे इसका विकसित रूप ढे। इन दोनों को है वो उत्क्षिप्त ध्वनि के नाम से जाना जाता है। यानी उच्चारण करने पर ऐसा महसूस होता है जैसे मुंह से पत्थर निकल रहे हैं, और इसलिए इनको उत्क्षिप्त ध्वनि है वो कहा जाता है। तो ये दो को इसके अंतर्गत और सम्मिलित किया जाएगा, ये टे वर्ग के अंतर्गत ही। कै वर्ग के ये 5 हो गए, च वर्ग के ये भी 5 हो गए। एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। टे वर्ग के ये 5 हो गए, और इसके अंतर्गत ये 2 अलग से हमने किए उत्क्षिप्त जो ध्वनि है वो। तय वर्ग के ये 5 हो गए, पै वर्ग के ये भी 5 हो गए, ये येरलव ये 4 हो गए, और इसके अलावा ये स ये 4 ये हो गए, और ये संयुक्त व्यंजन 4 ये हो गए। इसके अलावा 11 ये आपके स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्वरों के अंतर्गत 2 स्वरों के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं ना, जैसे ए ऐ, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ और अंग ए है। इसका मतलब ये अनुस्वार और ये जो आपका विसर्ग है इनको भी सम्मिलित किया जाएगा इन 52 वर्णों के अंतर्गत ही। तो ये 2 अयोगवा ध्वनियाँ, यानी इनका इसमें योग नहीं है इसलिए ये अयोगवा है, और ये 2 और हो गई अनुस्वार और विसर्ग। तो इस प्रकार से इन 2 को और काउंट करेंगे। तो ये टोटल देखिए यहाँ पर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 5 5 5 2 फिर 5 5 4 फिर ये 4 ये और 11 ये स्वर 2 अयोगवा ध्वनियाँ, टोटल संख्या है वो होगी 52। कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि ये कैसे लेकर के मै तक के जो व्यंजन वर्ण है ये
सारे के सारे हैं वो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का मतलब इनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख के एक भाग को, यानी मुख को एक भाग को स्पर्श करती हुई है वो वायु मुख से बाहर निकलती है। कई बार वो कंठ को स्पर्श करती है, कई बार वो तालु को स्पर्श करती है, कई बार वो मूर्धा को स्पर्श करती है, कई बार वो दांत को स्पर्श करती है, कई बार वो हमारे ओठों को स्पर्श करती है। और ये स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा ये 4 हैं वो आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ये अंतःस्थ व्यंजन हम अध्ययन करेंगे आगे। अंतःस्थ व्यंजन जब इनके वर्गीकरण करेंगे हम वर्णों का, तब इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे। और ये स है, ये 4 ये ऊष्म व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। और इसके अलावा ये 4 क्षेत्र ये 2-2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, ये संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। ये 11 स्वर हो गई, 2 अयोगवा ध्वनियाँ हो गई, और टोटल संख्या होगी 52। इस प्रकार से तो यहाँ तक। और अगली क्लास में हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे, वर्ण के कितने भेद होते हैं, और उसके अंतर्गत हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, उनके अलग अलग परिभाषा और विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। और आप अगले वीडियो को अच्छी तरह से देखने के लिए, समझने के लिए आप है वो लाइक करें इसको, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको आप दबाएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करके आप मुझे बताइए इस वीडियो में ये आपको कैसा लगा। अगले जो वीडियो है उसके बारे आगे का जो वीडियो है जिसमें हम वर्ण के जो भेद है उसको लेकर के आपके बीच से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।